सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं रोजी छाबड़ा, पीजीटी बायोलॉजी, जीजीएचएस हसनपुर तावड़ू नू से आज हम क्लास 10 के सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस में उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे हम जानते हैं कि वह प्रक्रम जो एक जीव के शरीर की रक्षा व मरम्मत का काम करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं, राइट। जिनके अंदर हमने न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, रेस्पिरेशन श्वसन, ट्रांसपोर्टेशन वहन के बारे में अब तक जाना है। आज हम एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। शरीर की उपापचयी क्रियाओं द्वारा निर्मित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर हर समय केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं। कुछ रिएक्शंस में नए सब्सटेंसेस बनते हैं, कुछ रिएक्शंस में कुछ जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं वो टूटते हैं और सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट होते हैं, जिन्हें हम उपापचयी क्रियाएं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। तो इन रिएक्शंस के दौरान कई ऐसे सब्सटेंसेस या पदार्थ बनते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है और साथ ही साथ वो हमारे लिए पॉइजनस भी है, टॉक्सिक भी है। तो ये नेसेसरी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि इन्हें शरीर से बाहर निकाला जाए और बॉडी को क्लीन करने का और इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालने का जो काम है वो उत्सर्जन तंत्र करता है। एक्सक्रीशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच metabolic waste products and toxic materials are removed from the body of an organism. जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि एक कोशिक जीवों में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर दिया जाता है। बट अगर हम यहीं पे मानव की बात करते हैं तो मानव जो है वो एक बहुकोशिक जीव है, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, राइट। तो मानव के अंदर उत्सर्जन के कार्य को करने के लिए भी एक विशिष्ट अंग तंत्र उपस्थित है जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र की क्रियाविधि को समझने से पहले हमारे लिए जरूरी है कि हमें ये पता हो कि मानव के अंदर मुख्य रूप से कौन कौन से वर्ज्य पदार्थ बनते हैं। मानव में मुख्य वर्ज्य पदार्थ, तो पहले हम ये जाने कि मानव में मुख्य वर्ज्य पदार्थ क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम जानते हैं कि श्वसन क्रिया के दौरान मतलब सेल्यूलर रेस्पिरेशन के टाइम पर जब ग्लूकोज का विखंडन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिकाओं में, तब कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होते हैं हमें। जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ये हमारा वर्ज्य पदार्थ, मीन्स ये हमारे लिए यूजफुल भी नहीं है और ज़्यादा कंसंट्रेशन में ये हमारे लिए हार्मफुल भी है। तो इसे ब्लड के थ्रू लंग्स यानी कि फेफड़ों में पहुंचाया जाता है, जहां से ये उच्च श्वसन द्वारा एक्सपिरेशन के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये तो हुई कार्बन डाइऑक्साइड की बात। इसी प्रकार बॉडी के अंदर जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है और सॉल्ट्स होते हैं, मतलब जल और लवण होते हैं, उन्हें भी शरीर से बाहर निकालना की आवश्यकता होती है। तो उन्हें निकालने का एक तरीका है स्वेट यानी कि पसीना। ये जो स्वेट है ये हमारे एक्चुअली क्या है, ये एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्ट्स ही है और ये हमें हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के टेम्परेचर को लोअर करने के लिए या टेम्परेचर बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी की परिस्थितियों में। देन कम्स नाइट्रोजनस वेस्ट। मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे बनते हैं, जो प्रोटीन्स हम खाते हैं अपने भोजन में वो हमारी बॉडी के अंदर जब उनका ब्रेकडाउन होता है तो वो अमोनिया या यूरिया या यूरिक एसिड ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें कि जो ह्यूमंस हैं उनमें मेजरली जो भी ये अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड बनता है उसे कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में, और ये यूरिया जो है फिर ब्लड के थ्रू इसे पहुंचाया जाता है हमारे उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम तक, जहाँ से ये यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने जाना कि जो मेन हमारा वेस्ट है नाइट्रोजनस वेस्ट वो है यूरिया, और ये
एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र द्वारा इसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो अब हम आगे जानेंगे मानव में उत्सर्जन तंत्र यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो मानव का उत्सर्जन तंत्र है उसमें एक जोड़ा वृक्क होते हैं यानी कि 1 पेयर ऑफ किडनीज, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी। देखिए यहाँ किडनी से निकलती हुई ये ट्यूब्स जो है इन्हें क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिनी या यूरिनरी डक्ट्स। ये जो यूरिनरी डक्ट्स हैं ये जाकर खुल रही है मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में, और ये मूत्राशय फिर बाहर की तरफ खुलता है मूत्र मार्ग से। सो ये तो है हमारे मानव उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग। महाधमनी और महाशिरा। महाधमनी जो है वो वृक्क तक लाती है ऑक्सीजनित रक्त को, जिसके अंदर नाइट्रोजनी उत्पाद या आप कह लीजिए नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ उपस्थित होते हैं, और महाशिरा जो है वह विऑक्सीजनित रक्त को वृक्क से लेकर जाती है, पर इनके अंदर नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ उपस्थित नहीं होते हैं। वृक्क ये उदर गुहा के पृष्ठ भाग में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क कहाँ उपस्थित होते हैं, उदर गुहा के पृष्ठ भाग में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। ये गहरे लाल रंग के तथा सेम के बीच की आकृति जैसे होते हैं। इसका बाहरी तल उत्तल तथा भीतरी तल अवतल होता है। अवतल तल की ओर वृक्क नाभि या हाइलम उपस्थित होता है। तो आप देख सकते हैं जो इसका कनकेव साइड है यानी कि अवतल तल है, उस साइड पे गड्ढे जैसी संरचना है जिसे क्या कहते हैं, नाभि या हाइलम। वृक्क धमनी, वृक्क शिरा, लसिका वाहिनी और मूत्र वाहिनी जो है यानी कि यूरिनरी डक्ट या यूरेटर जो है ये हाइलम से जुड़े होते हैं। मूत्रवाहिनी प्रत्येक वृक्क में हाइलम से मोटी पेशीय भीति की बनी लंबी संकरी नलिका निकलती है, इसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। मूत्राशय यह थैले के समान पेशीय अंग है जिसमें मूत्र का स्थायी रूप से संग्रहण होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक मस्कुलर बैग होता है जिसके अंदर यूरिन यानी कि मूत्र जो है वो इकट्ठा होता रहता है, और मूत्राशय के अंदर 700 से 800 मिलीलीटर मूत्र का संग्रहण किया जा सकता है। मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। मूत्र मार्ग पर अवरोधनी पेशी यानी कि स्पिंक्टर मसल्स उपस्थित होती हैं। तो आइए एक वीडियो की हेल्प से हम मानव के जो उत्सर्जन तंत्र है यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंगों की स्थिति और क्रिया के बारे में समझते हैं। हमने कहा कि मानवों में उत्सर्जन के लिए विशेष अंग होते हैं, और ये विशेष अंग गुर्दा या वृक्क होती है जिसे हम किडनी भी कहते हैं। गुर्दा हमारे उदर की पीछे तरफ में उपस्थित होते हैं। दोनों गुर्दे हमारे रीढ़ की हड्डी की एक तरफ रखी होती है, और गुर्दे में बनने वाला सारा मूत्र मूत्रवाहिनी की नलिका से पास हो जाता है, और उसके बाद वो मूत्राशय में जाता है, और फाइनली मूत्र मार्ग से शरीर के बाहर चला जाता है। तो इस वीडियो की हेल्प से हमने ये जाना कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की लोकेशन कहाँ है और ये कैसे कार्य करता है। अब हम यूरिन फॉर्मेशन यानी कि जो ब्लड फिल्ट्रेशन हो रहा है किडनीज के अंदर, वृक्क के अंदर, वो कैसे होता है इसको हम थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। मूत्र निर्माण की विधि, यह जैसे आप जानते हैं यह हमारा मानव का उत्सर्जन तंत्र है। इसके अंदर एक जोड़ा वृक्क यानी कि किडनीज का एक पेयर है, इसके अलावा एक पेयर मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, राइट। तो फिल्ट्रेशन होता क्या है, किडनीज के अंदर होता है। किसका फिल्ट्रेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन। जो ब्लड है वो ऑक्सीजन भी कैरी कर रहा है और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स भी। महाधमनी से जो रक्त वृक्क यानी कि किडनीज में एंटर करता है उस रक्त में से वो ऑक्सीजन ले लेते हैं,
साथ में उस रक्त को फिल्टर करते हैं और फिर डीऑक्सीजनेटेड यानी कि विऑक्सीजनित रक्त को, जो कि फिल्टर्ड है, जिसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर दिया है, उसे महाशिरा में डालकर वापस शरीर में भेज देते हैं। ये तो हुई सरफेस लेवल पे बात, राइट, कि ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ किडनीज के अंदर। देन किडनीज के अंदर ऐसा क्या है, कौन सा फिल्ट्रेशन यूनिट है जिससे कि ब्लड को वो प्यूरिफाई कर पा रहे हैं? तो बेटा किडनीज के अंदर होते हैं व्रक्काणु। यह वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाइयां होती हैं। यह नलिकाएं रक्त को छानकर नाइट्रोजनी अपशिष्ट को अलग कर देती हैं, जिससे मूत्र बनता है। मनुष्य वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख महीन, लंबी तथा कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक नेफ्रॉन है यानी कि वृक्काणु। ये जो वृक्काणु होते हैं ये हमारे वृक्क का संरचनात्मक इकाई है या स्ट्रक्चरल यूनिट है, और साथ में हम इन्हें फिल्ट्रेशन यूनिट भी कहते हैं। फिल्ट्रेशन यूनिट क्यों? क्योंकि इंडिविजुअली ये एक एक वृक्काणु के अंदर रक्त छनता है। तो आइए इस वृक्काणु की संरचना को हम पहले समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कप के आकार की एक संरचना है जिसे बोमन्स कैप्सूल या बोमन्स संपुट कहते हैं, जिसके अंदर कोशिका गुच्छ यानी कि ग्लोमेरुलस उपस्थित है। ये कोशिका गुच्छ किससे बना है? ये हमारी रक्त वाहिनियों की ही छोटी छोटी शाखाएं हैं जो कि उस कप के अंदर एक गुच्छे का रूप ले लेती है, इसीलिए इसे कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिलाकर हम मेल्फिजियन बॉडी भी बोलते हैं। इसके बाद बोमन्स कैप्सूल जो है वो आगे एक नलिकार भाग में बढ़ जाता है, जिसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या PCT, शॉर्ट में हम इसे PCT भी बोलते हैं। देन PCT से आगे हम बढ़ते हैं तो एक और नलिकार भाग आता है U शेप का, जिसे हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले कहते हैं। इसका एक डिसेंडिंग लिम्ब होता है, नीचे जाने वाला लिम्ब, और असेंडिंग लिम्ब, राइट। असेंडिंग लिम्ब जो है फिर एक नलिकार भाग में, कुंडलित नलिकार भाग में खुलता है, जिसे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं या कि DCT। DCT फिर ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स के डिस्टल ट्यूब्यूल्स या DCTs ओपन होते हैं, और ये कलेक्टिंग डक्ट्स क्या करते हैं? जो मूत्र बनता है उसे इकट्ठा करके फिर इन्हें ये डाल देते हैं मूत्र वाहिनी के अंदर। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कोशिका गुच्छ में से वृक्क धमनी निकल रही है, रीनल आर्टरी, राइट, और ये छोटी छोटी कैपिलरीज में विभाजित हो जाती है हेनलेज लूप या आप कह लें नेफ्रॉन के इर्द गिर्द। ये निर्माण करती है वासा रेक्टा का, और इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यूरिन फॉर्मेशन में। तो ये तो ही वृक्काणु की संरचना की बात। तो यहाँ पे हमें एक चीज बिल्कुल याद रखनी है कि जो यूरिन फॉर्मेशन है वो कहाँ हो रहा है? वृक्क के अंदर। और वृक्क का जो फंक्शनल यूनिट है यानी कि क्रियात्मक इकाई है वो क्या है? वृक्काणु। तो जैसे आपको मैंने बताया था, जो बोमन संपुट है वह छलनी की तरह कार्य करता है। वो कैसे? कि जो बोमन संपुट है उसकी जो भित्ति होती है, लाइनिंग होती है, ये बहुत पतली होती है, सिर्फ 1 सेल थिक होती है। इसी तरीके से जो यहाँ पे कोशिका गुच्छ यानी कि ग्लोमेरुलस है, इन कैपिलरीज की जो लाइनिंग है वो भी बहुत ही थिन होती है, बहुत पतली होती है। तो जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, एफरेंट वर्ड जो है ना, इसका मतलब होता है लेकर आना, और इफरेंट वर्ड का मतलब है लेकर जाना। तो जो एफरेंट आर्टेरियोल है ये ब्लड को बोमन्स कैप्सूल में लेकर आता है, राइट। यहाँ पे ब्लड बहुत हाई प्रेशर से फ्लो कर रहा होता है, जिसकी वजह से इन ब्लड जो है वो इन पतली दीवारों यानी कि बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस की जो पतली दीवार है उन्हें पार करके छन कर बोमन्स कैप्सूल के अंदर चला जाता है, ठीक। इसके बोमन्स कैप्सूल मतलब रक्त पूरा नहीं जाता है, छन कर जाता है। तो उसमें से अधिकतर प्लाज्मा, प्रोटीन, वसा और कई
सारे पदार्थ जो है अब वो कहाँ चले गए, बोमन कैप्सूल में। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो फिल्ट्रेट मिला, कोशिका गुच्छ से छना हुआ जो प्लाज्मा बोमन्स कैप्सूल में गया है, उसे कहते हैं प्रारंभिक निस्यंद। क्या कहते हैं, प्रारंभिक निस्यंद। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जो कुछ चीजें हानिकारक भी हैं और कुछ चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। सो एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं कि बोमन संपुट जो है वो छलनी की तरह कार्य करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी भित्ति बहुत पतली होती है, लाइनिंग बहुत पतली है। और जो एफरेंट आर्टीरियल है वो यूरिया युक्त रक्त को लेकर आती है बोमन संपुट में, ठीक है ना। और इफरेंट आर्टीरियल जो है वो रक्त को बाहर लेके जाती है। ग्लोमरुलस के अंदर यानी कि कोशिका गुच्छ के अंदर क्या होता है, रक्त तेज दबाव से बह रहा होता है, इसलिए वह छन कर बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट में चला जाता है। कोशिका गुच्छ से छना हुआ प्लाज्मा जो है वो प्रारंभिक निस्यंद कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रारंभिक निस्यंद, या इसे इंग्लिश में हम इनिशियल फिल्ट्रेट भी कहते हैं। और मानव रकक में द्वारा एक दिन में करीब 180 लीटर प्रारंभिक निस्यंद बनाया जाता है। इमेजिन, हमारी बॉडी के अंदर से इनिशियल फिल्ट्रेट कितना बन रहा है एक दिन के अंदर, सभी नेफ्रॉन्स का आउटपुट मिला के 180 लीटर्स, जो कि बहुत ज्यादा है, राइट। और जरूर इसके अंदर कई यूजफुल सब्सटेंसेस भी हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस तो है ही है, बट कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी हैं। तो अब जरूरी क्या हो गया कि यूजफुल सब्सटेंसेस को बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर वापस लाया जाए, राइट। तो आई गेस यहाँ तक हम लोग क्लियर है कि जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है मल्फीजियन बॉडी में। मल्फीजियन बॉडी बनी हुई है बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमरुलस की, राइट। देन इसके बाद रक्त पहुंचता है कानों के नलिकार भाग में। तो जो प्रारंभिक निस्यंद है उसमें वर्ज्य पदार्थ भी है, जैसे कि यूरिया है, यूरिक अम्ल है और कुछ वसीय अम्ल है, एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स हो गए और अतिरिक्त जल हो गया। और उसके साथ साथ उसमें कुछ जरूरी सब्सटेंसेस भी हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, विटामिन है, राइट। तो वृक्क नलिकाएं क्या करती हैं, वे लाभदायक पदार्थों को, मतलब जो बॉडी को जिनकी जरूरत है और फिल्ट्रेट में वो चले गए, उन्हें वो वापस अवशोषित कर देती है, रीअब्सॉर्ब कर देती है। तो वृक्क नलिकाओं से लाभदायक पदार्थों का पुनः रक्त में पहुंचाना वर्णात्मक पुनः अवशोषण कहलाता है, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। मतलब कि जो इनिशियल फिल्ट्रेट बना, प्रारंभिक निस्यंद बना, उसमें से जो चुनिंदा इम्पोर्टेंट लाभदायक चीजें हैं उन्हें फिर से बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर डालने को क्या कहते हैं, वर्णात्मक पुनः अवशोषण या सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। बट इतना फिल्ट्रेशन होने के बाद भी कुछ हानिकारक पदार्थ जो है वो प्राथमिक निस्यंद में नहीं आते हैं। तो लूप ऑफ हेनले है, पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। इन पाइप्स, इन नलियों के अंदर एटीपी की सहायता से उन हानिकारक पदार्थों को दोबारा वृक्क नली में डाला जाता है। तो एक बार फिर से हम इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं। देखिए, बोमन्स कैप्सूल के अंदर रक्त छन कर आता है और बनाता है प्रारंभिक निस्यंद, राइट। ये प्रारंभिक निस्यंद जो है ये एक दिन में कितना बनता है, 180 लीटर्स, राइट। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस भी हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल, वसीय अम्ल और अतिरिक्त लवण आदि और नाइट्रोजनस पदार्थ, राइट। और इसके अलावा जो जरूरी सब्सटेंसेस है जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जिनको वापस हमें ब्लड में पहुंचाना है। तो वृक्क नलिकाओं में क्या होता है, जो लाभदायक पदार्थ है उनको फिर से रक्त में डाल दिया जाता है, इसे कहते हैं वर्णात्मक पुनः अवशोषण। और जो हानिकारक पदार्थ जो रक्त से छनकर बोमन संपुट में नहीं पहुंचे थे, यानी कि प्रारंभिक निस्यंद में नहीं पहुंचे थे, उन्हें एटीपी की सहायता से ऊर्जा का उपयोग करके वापस वृक्क नलिकाओं में डाला जाता है। तो इस प्रकार जो प्रारंभिक निस्यंद है उसमें से काफी सारे चीजों को वापस ब्लड में डाल दिया जाता है, और जो चीजें उसमें नहीं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स उसमें नहीं गए थे, उन्हें एटीपी की हेल्प से
वृक्क नलिकाओं में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से रक्त छनकर मूत्र बनता है और ये जो मूत्र है ये कलेक्टिंग डक्ट से फिर मूत्र वाहिनी में भेज दिया जाता है। वृक्क नलिकाओं में बना मूत्र संग्रहण नलिकाओं यानी कि कलेक्टिंग डक्ट्स में आ जाता है, जहां से इसे मूत्र वाहिनी द्वारा यूरेटर्स द्वारा मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा दिया जाता है। मूत्राशय के भरने पर इसकी आरेखित पेशियों पर दबाव पड़ता है। आपको याद है आरेखित पेशियां कौन सी होती है? जिससे तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है जो सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम या कहे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक जाता है। मतलब जब मूत्राशय पूरा भर जाता है तो ये एक सिग्नल भेजता है हमारे ब्रेन को, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कि मूत्राशय कंप्लीटली भर चुका है। तो हमारा ब्रेन हमें इन रिटर्न सिग्नल भेजता है मूत्रवार की पेशियों को, स्फिंक्टर मसल्स को, ताकि वो ओपन हो और मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जा सके। सीएनएस द्वारा दिए गए संदेश से मूत्राशय अवरोधनी शिथिल हो जाती है, मतलब मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। अब तक हमने पढ़ा कि कैसे वृक्क के अंदर मूत्र निर्माण होता है और हमारा पूरा उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार कार्य करता है। पर कई स्थितियां ऐसी आ जाती हैं जिनमें जो वृक्क है वो काम करना बंद कर देते हैं। मतलब जैसे कि किसी इन्फेक्शन के कारण या चोट के कारण वृक्क में सीमित रक्त प्रवाह हो रहा हो या वृक्क की क्रियाशीलता पे बहुत बुरा असर पड़ने से वह रक्त को साफ ना कर पाए, तो ऐसी स्थिति में हम ये कहते हैं कि वृक्क जो है वो क्रियाशील नहीं रहे। तो इस स्थिति में कैसे वृक्क के अक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जा सकता है। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रक्त से अपोहन द्वारा निकालने की एक युक्ति है। अपोहन यानी कि डायलिसिस। तो जो डायलिसिस है वो क्या है? ये एक आर्टिफिशियल किडनी है या एक आर्टिफिशियल सिस्टम है जिससे रक्त को, ब्लड को साफ किया जाता है, उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव कर दिए जाते हैं। कृत्रिम वृक्क अर्धपारगम्य अस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती है। इसके अंदर मतलब अर्धपारगम्य मींस सेमी परमिएबल। जो कृत्रिम वृक्क है उसकी जो ट्यूब्स है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या कह लीजिए ऐसे सब्सटेंस की बनी होती है जो कि सेमी परमिएबल होता है। ये नलिकाएं अपोहन द्रव से भरी टंकी में लगी होती है। इस द्रव का परासरण दाब रक्त जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होते हैं। रोगी के रक्त को इन नलिकाओं से प्रवाहित कराते हैं। इस मार्ग में रक्त से अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं। शुद्धिकृत रक्त वापस रोगी के शरीर में डाल दिया जाता है, लेकिन इसमें पदार्थों का पुनर्अवशोषण नहीं होता है। जैसे किडनी, जैसे नेफ्रॉन्स के अंदर होता था ना कि जो इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है उसमें से फिर इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस को बॉडी ब्लड के अंदर डाल दिया जाता था सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यानी कि चयनित पुनर्अवशोषण के द्वारा। तो वो पुनर्अवशोषण जो है अपोहन तंत्र में, डायलिसिस यूनिट में नहीं होता है। यहाँ तक हमने बात की मानव में उत्सर्जन। मानवों की तरह ही पादपों में भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, वर्ज्य पदार्थ बनते हैं जिनको वह उत्सर्जित करते रहते हैं। तो देखते हैं कि पादपों में उत्सर्जन किस प्रकार होता है। पादपों में जो वर्ज्य पदार्थ है उनमें एक है ऑक्सीजन, राइट, और दूसरे है जल वाष्प, जिन्हें पादप जो है रंध्रों के द्वारा, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, रंध्र, रंध्रों के द्वारा वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इसके अलावा उनके अंदर जो भी अपशिष्ट नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है या उपापचयी क्रियाओं के दौरान बने अपशिष्ट पदार्थ है वह उन्हें अपनी मृत पत्तियों के अंदर संचित कर देते हैं, और जब वो मृत पत्तियां पेड़ से गिरती हैं तो वह वेस्ट प्रोडक्ट्स भी जो है, वर्ज्य पदार्थ भी जो है वो पौधे से अलग हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य अपशिष्ट उत्पाद जैसे कि रेजिन है तथा गोंद है, इनके रूप में इन्हें जो है पुराने जाइलम में, जो पुराना जाइलम हो जाता है पेड़ों का, उसमें संचित कर दिया जाता है, जो समय समय पे बाहर भी आते रहते हैं और जिनका हम प्रयोग
करते भी हैं। इसके अलावा पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। तो पादपों में उत्सर्जन का कार्य किस प्रकार होता है? पहला तो रंध्रों द्वारा वो ऑक्सीजन और जल वाष्प को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। दूसरा, मृत पत्तियों के गिरने से भी उनमें वो वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है वो उन मृत पत्तियों में डाल देते हैं। और साथ में कुछ रेजिन्स और गोंद को वह पुराने जाइलम में संचित रखते हैं और कुछ पदार्थों को जड़ें जो है आसपास की मृदा में मुक्त कर देती है, उत्सर्जित कर देती है। क्विज टाइम। प्रश्न नंबर 1, डैश वृक्क की क्रियात्मक इकाई है? ऑप्शंस है तंत्रिका, पेशियां, वृक्काणु, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है वृक्काणु। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शंस वृक्क, मूत्राशय, एड्रीनल ग्रंथि, मूत्रवाहिनी। सही उत्तर है एड्रीनल ग्रंथि। प्रश्न नंबर 3, मानव में मुख्य अपशिष्ट पदार्थ हैं? ऑप्शंस यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया, यूरिया अम्ल। सही उत्तर है यूरिया। प्रश्न नंबर 4, पादपों में वर्ज्य पदार्थ है? ऑप्शंस अतिरिक्त जल, रेजिन, गोंद, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। प्रश्न नंबर 1, वृक्काणु का क्या कार्य है? वृक्काणु वृक्क की संरचनात्मक इकाई है तथा क्रियात्मक इकाई भी है। यह रक्त को छानकर उसमें से वर्ज्य पदार्थ अलग करके मूत्र का निर्माण करते हैं। प्रश्न नंबर 2, अपोहन क्या है? अपोहन एक कृत्रिम विधि है रक्त को साफ करने की, रक्त में से वर्ज्य पदार्थों को अलग करने की। जिन व्यक्तियों के वृक्क क्रियाशील नहीं रहते उनके रक्त को अपोहन विधि द्वारा साफ किया जाता है। रक्त में से नाइट्रोजनी पदार्थ जो है वो अपोहन विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, वृक्क के क्या कार्य है? वृक्क के कार्य वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया आदि को रक्त से अलग करना, रक्त दाब का नियमन, मूत्र निर्माण करना, साथ में रक्त के अंदर जल तथा लवण के संतुलन को बनाए रखना। इसके साथ हमारा आज का ये टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।